गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वी हैव टू स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, इस पर मैं चर्चा कर रहा, लेकिन इस संदर्भ में मैं आपको एक दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न, जो सामान्यतः आप पढ़ते हैं उससे अलग है। हालांकि पीछे भी मैं आपको कह चुका हूँ, परंतु एक मिनट में रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पढ़ने का तरीका बिल्कुल इसे फॉलो करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो चैप्टर टू चैप्टर आप बढ़ते हैं, चैप्टर टू चैप्टर बढ़ते हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाता है पीछे आप भूलते जाते हैं और फिर इसके दो परिणाम सामने आते हैं। एक तो पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलता, दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो रिटेन नहीं हो पाता। इसी के लिए हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप किया और जैसा कि मैंने पीछे क्लास में आपको बताया कि दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब ये फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स कैसे होंगे? तो पहला पार्ट हमारा हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी का है और हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी को भी हमने दो सब पार्ट में बांटा है। मतलब 18वीं सदी का जो भारत का इतिहास है उसको भी हम दो भाग में बांट देते हैं। एक भाग है मुगल साम्राज्य का विघटन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, और दूसरा भाग है क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना। इन दोनों भाग को करने के बाद, जिसकी चर्चा मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूं, तब फिर हमारा सेकेंड वन पार्ट आता है और वह है द पार्ट दैट इज कॉलोनियलिज्म, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म, मीन्स कि उपनिवेशवाद का विकास। अब जब हम उपनिवेशवाद का अध्ययन करते हैं तो उसे भी हमें थ्री सब पार्ट्स में बांटना होगा, तीन उपचरणों में बांटना होगा। पहला उपचरण है उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, दूसरा उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण, और तीसरा उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण। अब उपनिवेशवाद के अध्ययन का क्रक्स क्या है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसका क्रक्स है कि उपनिवेशवाद को सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा याद रखनी चाहिए कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, परंतु वो राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करता चलता है। कहने का यह मतलब है कि जब आप उपनिवेशवाद का अध्ययन करते हैं तो पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए उपनिवेशवाद एक आर्थिक संबंध है, इट वॉज एन इकोनॉमिक रिलेशन। व्हाट डू इट मीन? इसका मतलब क्या है? उपनिवेशवाद एक आर्थिक संबंध है का अर्थ यह है कि अगर कोई मातृदेश या महानगरीय राज्य, अब आप कहेंगे भाई ये महानगरीय राज्य क्या है, तो जो राज्य उपनिवेश बनाता है उसे हम महानगरीय राज्य कहते हैं। जब इस तरह के मेट्रोपॉलिटन स्टेट जब उपनिवेश बनाता है तो उपनिवेश बनाने के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। तो जब हम उपनिवेशवाद के तीन चरणों की बात करते हैं तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि उद्देश्य तो बिल्कुल आर्थिक ही है, मीन्स कि कॉलोनियलिज्म इज बेसिकली एन इकोनॉमिक रिलेशन। उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है। अब उस आर्थिक हित को पूरा करने के लिए मातृदेश संबंधित उपनिवेश में राजनीतिक नीति बनाती है, पॉलिटिकल पॉलिसी, प्रशासनिक नीति बनाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, सामाजिक नीति बनाती है, सोशल पॉलिसी, और सांस्कृतिक नीति बनाती है, कल्चरल पॉलिसी। तो मतलब मैं स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री की पुस्तक में ब्रिटिश प्रशासनिक नीति का अध्ययन करते हो, राजनीतिक नीति का अध्ययन करते हो, सामाजिक नीति का अध्ययन करते हो और सांस्कृतिक नीति का अध्ययन करते हो, तो आप ध्यान रखें वह स्वतंत्र नहीं है, वो आर्थिक नीति से परिचालित है, वो आर्थिक उद्देश्य प्रेरित है। तो सबसे पहला क्रक्स तो यही है। ये क्रक्स अगर ध्यान है तो बाकी पॉलिसी समझने में हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। अब हमने यह तो कहा कि भाई आर्थिक नीति के अनुसार राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां बदलेंगी, लेकिन फिर आर्थिक नीति भी और आर्थिक उद्देश्य भी स्थिर नहीं है। इसी आधार पर हमने उपनिवेशवाद के तीन चरण निर्धारित किए। पहला चरण वाणिज्यिक चरण है। उस चरण में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य है अधिक से अधिक मुनाफा कमाकर भारत से बाहर उस मुनाफे को ट्रांसफर करना, जिसे हम धन की निकासी के रूप में जानते हैं। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राजनीतिक नीति बनाएगी, प्रशासनिक नीति बनाएगी, सामाजिक नीति बनाएगी, सांस्कृतिक नीति बनाएगी। इन सारी नीतियों में कोई ना कोई तरह की कनेक्टिविटी होगी। अब जब 1813 में आप आएंगे, वहां से एक दूसरा चरण आरंभ होगा जिसे आप कहते हो औद्योगिक चरण। वहां पर नीति बदल जाएगी
और वहां पर जिस समय आर्थिक नीति बदलेगी, बदलते हुए आर्थिक उद्देश्य के संदर्भ में, तो उसी के अनुकूल राजनीतिक नीति बदल जाएगी, प्रशासनिक नीति बदल जाएगी, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां बदल जाएगी। फिर जब आप वित्तीय चरण में आएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी आर्थिक उद्देश्य में बदलाव आया, उसी के अनुकूल सारी नीतियां बदल गई। अब आप समझ सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीजें कि हम किसी भी पार्ट को स्वतंत्र नहीं पढ़ रहे। हम उपनिवेशवाद के 3 चरण में वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण की चर्चा करेंगे। और अब मैं सबसे पहले आपको वाणिज्यिक चरण पर लाता हूं, यानी मर्केंटाइल फेज ऑफ कॉलोनियलिज्म, और वहां मैं आपको आर्थिक उद्देश्य से बाकी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य को जोड़कर देखता हूं। अब लेते हैं वाणिज्यिक चरण। तो उसके लिए सबसे बेहतर हम पहले टाइम पीरियड को देखें। तो हमारा टाइम पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम 1765 अप टू 1813। 1765 से आरंभ होकर 1813 तक जाकर वो समाप्त होता है। तो अब यहां पर यह देखना है कि 1765 वो लैंडमार्क क्यों है। तो इससे पहले आप देख रहे थे कि भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। गवर्नमेंट की ओर से उसे भारतीय व्यापार का एक अधिकार मिला हुआ था और उसे भारत में व्यापार करने का चार्टर मिला हुआ था। तो दैट वाज अ चार्टर्ड कंपनी, उसे हम चार्टर्ड कंपनी के नाम से जानते हैं। अब इस तरह की जब चार्टर्ड कंपनी बनती है तो वो चार्टर्ड कंपनी की जो नीति है, वह नीति भारत के संदर्भ में क्या है। तो अगर आप उस चार्टर्ड कंपनी की नीति को देखेंगे तो उसकी बड़ी सिंपल सी नीति है कि भारत में से वस्तुओं का खरीदारी करके और उस वस्तुओं से का निर्यात कर उसका जो मुनाफा होता है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना। ब्रिटिश कंपनी मॉडर्न टाइप की पहली कंपनी है, क्योंकि यह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वह होती है जो बाजार में शेयर जारी करती है। तो अब वर्तमान में जो हम कंपनीज देखते हैं उसका पेरेंटल कंपनी है, क्योंकि वहीं से मॉडर्न कंपनी सिस्टम की शुरुआत हम ब्रिटिश और डच कंपनी से ही मानते हैं। तो हम यहाँ पर आपको यह बताना चाहेंगे कि जब शुरू में ये ब्रिटिश कंपनी आई थी तो चूंकि भारत और यूरोप के बीच एक तरफा व्यापार था, भारतीय वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी, परंतु किसी यूरोपीय वस्तु की भारत में मांग नहीं थी। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में कंपनी को इस बात की बेचैनी थी, क्योंकि भारत से जो वस्तुएं खरीदती थी उसके लिए उसको यूरोप से कीमती धातु, सोने और चांदी उठाकर लाना होता था। अब वो कीमती धातु को कैसे कीमती धातु में उसे पेड करना होता है। जाहिर है कि उसकी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा दबाव डालती थी कंपनी पर, क्योंकि आप अगर यूरोपियन हिस्ट्री में देखोगे तो दैट वाज द मर्केंटाइलिस्ट फेज। मर्केंटाइल फेज एक खास है, आप कह सकते हो, या मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसी उसको कहा जाता है, उसको हिंदी में वाणिज्यवादी नीति कहते हैं। उसमें उस नीति के तहत प्रत्येक राष्ट्र का बल यही होता है कि हम अधिक से अधिक कीमती धातुओं का संग्रह करें। अब कंपनी वैसी स्थिति में इंडिया से कीमती धातु इंडिया में ला रही है यहाँ की वस्तुएं खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट की आपत्ति होती थी, परंतु कंपनी लाचार थी, कुछ कर नहीं सकती थी। अब इसी में आप देखते हैं कि कंपनी को अवसर तब मिला कि 2 फैक्टर्स ने कंपनी को धीरे धीरे मर्केंटाइल पॉलिसी से पॉलिटिकल एम्बिशन की तरफ चैनलाइज किया, उसे वाणिज्यिक नीति से राजनीतिक महत्वाकांक्षा की ओर चैनलाइज किया। ये 2 फैक्टर्स कौन थे? एक था मुगल साम्राज्य का विघटन, जिसने एक राजनीतिक शून्य की स्थिति करके कंपनी की महत्वाकांक्षा को जगा दिया, और दूसरा था कि कैसे हम भारतीय धन से ही भारतीय वस्तुओं की खरीदारी कर सकें ताकि हमें ब्रिटेन से कीमती धातु ना लाना पड़े। ये अवसर धीरे धीरे कंपनी को पहले कर्नाटक में मिला, जो हम कर्नाटिक वॉर के रूप में देखते हैं, जहां ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा हुई, परंतु अंत में ये ब्रिटिश कंपनी के लिए बड़ी सफलता का काल था। और फिर इसके बाद बैटल ऑफ पलासी हुआ, और पलासी के बैटल से बंगाल पर कंपनी का वर्चस्व स्थापित हुआ। फिर बैटल ऑफ बक्सर में जब कंपनी बैटल ऑफ बक्सर जीतती है और जब वो इलाहाबाद की संधि करती है, तब उसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से औपचारिक रूप में बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाती है। अब वो डी फैक्टो रूलर तो थी ही बंगाल की, अब वो डी जूरे दीवान भी बन गई। तो बंगाल की दीवानी से जो रकम वसूल कर रही है, उस रकम का एक भाग से वह भारतीय वस्तुओं को खरीदती है और इस वस्तु को यहाँ से बाहर निर्यात कर मुनाफा कमाती है। और यह मुनाफा भारत को नहीं मिलता, कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी मिल जाता है। यहीं से ओरिजिन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ आरंभ हुआ। धन की निकासी जिसे आप जानते हैं, वो सबसे पहले इसी काल में मर्केंटाइल फेज में आरंभ हुआ, और उसका कारण कंपनी के द्वारा भारतीय धन से भारतीय वस्तुओं की
को खरीद कर और तब उसे यूरोप में और ब्रिटेन में बेचकर मुनाफा कमाना और कंपनी के शेयर होल्डर्स को रकम ट्रांसफर करना था। ये तो हुई आर्थिक बातें। अब आप कहेंगे भाई इसे राजनीतिक प्रभाव हम कैसे देखेंगे? अब कितना आसान हो जाता है। हम ऐसा करें, हम एक डायग्राम बनाएं। सबसे पहले हम लिखें उपनिवेशवाद का प्रथम चरण और उद्देश्य। तो उद्देश्य कंपनी का बैटल ऑफ बक्सर के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत में अधिक से अधिक राजस्व, बंगाल में अधिक से अधिक राजस्व का संग्रह करना, ताकि उस रकम का एक बड़ा भाग व्यापार में निवेशित किया जा सके। तो अब कंपनी का उद्देश्य है, जिसे हम एक बार फिर आपके डिफिनेशन को रिपीट करना चाहेंगे कि उपनिवेशवाद मूलतः एक आर्थिक संबंध है, परंतु राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करता चलता है। तो अब यहां उनका आर्थिक संबंध क्या है? आर्थिक संबंध है जो भारत से, बंगाल से अधिक मैक्सिमाइजेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करो, ज्यादा से ज्यादा रकम वसूल करो राजस्व के रूप में, और उसका एक बड़ा भाग व्यापार में निवेशित करो। अब हम समझ सकते हैं कि अगर हमें अधिक से अधिक रकम व्यापार में निवेशित करना है तो केवल राजस्व की रकम वसूल करने से नहीं होगा, उसे बचाना होगा, और बचाने के लिए दायित्व कम करने होंगे। अब कंपनी की जितनी भी नीतियां हैं उसके इस उद्देश्य से परिचालित होगी। अब पहले हम राजनीतिक नीति को लेते हैं। तो ऊपर हमने दे दिया उद्देश्य कंपनी का, टाइम पीरियड दे दिया 1765 टू 1813, और उसके बाद हमने एक एरो खींचा, एक डायग्राम बनाया, वो है राजनीतिक नीति। अब राजनीतिक नीति में बहुत सिंपल सा है। अब आपको वहां से सारे गवर्नर जनरल्स और वार्ड्स आपके याद आ जाएंगे। पहले हमें यह याद करना है कि उसकी राजनीतिक नीति क्या है। तो उसकी राजनीतिक नीति यह है कि अब कम से कम युद्ध करो, कम से कम क्षेत्रों का विलय करो, ताकि कंपनी का राजनीतिक दायित्व कम हो। क्योंकि अगर कंपनी का राजनीतिक दायित्व बढ़ेगा तो उसका सैनिक दायित्व बढ़ जाएगा, और सैन्य दायित्व बढ़ने का मतलब है कंपनी का खर्च बढ़ना, और खर्च बढ़ने का मतलब है बचत कम हो जाना, और कम बचत का अर्थ है व्यापार में निवेश कम हो जाना। इसलिए अब यही समय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी वॉर नहीं करता है, कंपनी अनेक्सेशन नहीं करता है, लेकिन कंपनी की टेंडेंसी होती है कि जितना कम वॉर किया जा सके, जितना कम अनेक्सेशन किया जा सके वो बेहतर है। परंतु फिर भी कंपनी को अपने व्यापारिक हित के लिए वॉर तो करना ही पड़ता है, अनेक्सेशन भी करना पड़ता है, लेकिन कंपनी अपने पैसे को बचाना चाहती है। अब लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इस नीति को कहते हैं घेरे की नीति, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। मतलब राजनीतिक नीति कंपनी किया है कि आप अधिक से अधिक भारतीय शत्रु राज्यों को अपने मित्र राज्यों के घेरों से घेर लो, उसे घेरे की नीति कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। और जिसे हम सहायक संधि प्रणाली कहते हैं, जिसमें भारतीय राज्यों के खर्च से एक बड़ी शन ब्रिटिश सेना खड़ी होनी है, वह भी इसी घेरे की नीति का एक भाग था। अब कितना आसान हो जाता है हमारे लिए, सारे गवर्नर उसके टाइम के वॉर और गवर्नर जनरल्स के टाइम के वॉर, ट्रीटीज और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए उसको हम राजनीतिक नीति में देखते हुए निकल सकते हैं। पहला गवर्नर में आप रॉबर्ट क्लाइव, वेरलेस्ट और कार्टियर की चर्चा 1765 से 1772 तक करेंगे। फिर उसके बाद आप गवर्नर जनरल पर आते हैं, क्योंकि पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है। तो उसके समय से आते हैं तो आप वारेन हेस्टिंग्स, उसका उत्तराधिकारी कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, अर्ल ऑफ मिंटो, एक पूरी सीरीज आपकी बनती है। जैसे वारेन हेस्टिंग्स को अगर हमने देखा, उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉर्नवालिस आता है। तो अब वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में दो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए उसी समय, उसके कारण वो हमारा पूरा काम वहीं हो जाएगा। फिर हम कॉर्नवालिस पर आते हैं तो एक ही इंपॉर्टेंट वॉर हुआ। यहाँ कॉर्नवालिस का रिफॉर्म से में मतलब नहीं है, रिफॉर्म्स को फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाले में करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो एक इंपॉर्टेंट वॉर लड़ा, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, उसके कारण उसके सिग्निफिकेंस और वॉर की पूरी प्रक्रिया हमें समझ में आ जाती है। फिर अब कॉर्नवालिस के बाद जॉन सोर आता है, उसकी चर्चा तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ टाइम पीरियड भी हम देखेंगे उसी समय। और लेकिन उसमें कोई वॉर नहीं हुआ तो उसको हम बस पासिंग रेफरेंस देके निकल जाते हैं। फिर आते हैं हम लॉर्ड वेलेस्ली पर, जो 98 से 1805 तक रहा। तो वहां हम देखते हैं कि टू इंपॉर्टेंट वॉर्स उसके टाइम में हुआ। उस वॉर को करते, उसके सारे कारणों को देखते हुए तब अर्ल ऑफ मिंटो पर जाकर यह सेगमेंट हमारा समाप्त हो जाता है, हमारी राजनीतिक नीति समाप्त। हम सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में पूरी सूचना मिल गई, उनके वॉर के बारे में सूचना मिल गई, उनके सिग्निफिकेंट जितनी पॉलिसीज है उनके बारे में सूचना मिल गई। इस तरह से हमारा एक पार्ट इंटीग्रेटेड होकर बिल्कुल ही क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रशासनिक नीति पर। तो नेचुरली हम देखते हैं जो प्रशासनिक नीति है
वह उद्देश्य है कि पुराने मुगल ढांचे को ही कुछ परिवर्तनों के साथ बनाए रखो। अब पुराने मुगल ढांचे को ही कुछ परिवर्तनों के साथ बनाए रखो, तो ब्रिटिश कंपनी ने प्रशासनिक सुधार में बहुत रुचि नहीं ली, क्योंकि कंपनी जानती थी अगर हम ज़्यादा सुधार करेंगे या ज़्यादा रिफॉर्म्स के लिए हम अगर उत्सुक होंगे तो हमारा दायित्व बढ़ेगा, दायित्व बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे तो निवेश कम होंगे। यहाँ तो बिल्कुल इनका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। तो अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व लेना है, उस राजस्व को व्यापार में निवेश करना है, तो ज़्यादा दायित्व नहीं लेना चाहेंगे। इस काल में आप देखेंगे जो वॉरेन हेस्टिंग्स के जो प्रशासनिक सुधार है वो मुगल ढांचे के अंदर ही है। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस में थोड़ा सा आपको ब्रिटिश दंभ, ब्रिटिश अहंकार झलकता है, जो उसको थोड़ा वॉरेन हेस्टिंग्स से अलग ले जाता है, क्योंकि वो इस तरह की धारणा रखता है कि जो प्रशासनिक मॉडल ब्रिटेन में सफल रहा है वो दुनिया में कहीं भी सफल हो सकता है, लेकिन उसको भी आप प्राच्यवाद के घेरे में ही लेंगे कि वो भी कोई बहुत मेजर रिफॉर्म्स नहीं लाया है। इस काल में ब्रिटिश ने मुख्य रूप से दो ही क्षेत्रों में सुधार लाने में थोड़ी बहुत रुचि ली है। एक तो भू राजस्व सुधार, क्योंकि उनको भू राजस्व की रकम को बढ़ानी थी, और दूसरा वो न्यायिक सुधार लाना चाहते थे, जुडिशियल रिफॉर्म्स। और जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने का बस एकमात्र कारण था, उस समय दीवानी न्याय और भू राजस्व व्यवस्था, इन दोनों में इतने गहरे संबंध थे कि आप दीवानी न्याय में संशोधन ला नहीं सकते, दीवानी न्याय में संशोधन लाए बिना आप भू राजस्व व्यवस्था में संशोधन नहीं ला सकते थे। इसलिए उसमें उन्होंने, कंपनी ने इधर रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी किया, उधर जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किए, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड किया। इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने परमानेंट सेटलमेंट का नाम सुना है तो वो भी इसी काल की देन है, और ये कहीं ना कहीं वाणिज्यिक पूंजीवाद के हिस्से ही जुड़ी हुई है। अब सामाजिक नीति में देखेंगे तो आप देखेंगे ब्रिटिश ने समाज सुधार में इस काल में कोई विशेष रुचि नहीं ली। उधर सतियां जलती रही, ब्रिटिश ने उसमें कोई विशेष दायित्व लेना मुनासिब नहीं समझा। ज़्यादा से ज़्यादा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ज़्यादा से ज़्यादा वॉरेन हेस्टिंग्स ने बस इतना ही किया कि उसने एक पर्यवेक्षक खड़ा कर दिया, एक सुपरवाइजर, जो कि क्रीमेशन प्लेस पर होता और इस बात को देखता किसी महिला को जबरन ड्रैग नहीं किया जा रहा हो, कोई सती को जबरन खींचकर पति की चिता पर नहीं बैठाया जा रहा हो, लेकिन अब उससे कोई बहुत ज़्यादा बचाव होना नहीं था। तो इस तरह से रिफॉर्म्स, कोई सामाजिक सुधार में उन्होंने रुचि नहीं ली। अब उससे भी दिलचस्प तथ्य है सांस्कृतिक नीति, क्योंकि इस काल में विलियम जोस से लेकर और विल्किंस तक जितने भी महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिकारी आए, कोलब्रुक, वो सभी के सभी अपने अप्रोच में प्राच्यवादी थे। अब ये प्राच्यवाद क्या है? तो प्राच्यवाद एक विशेष सांस्कृतिक दृष्टिकोण है जो मानता है कि वो भारत की प्राचीन संस्कृति का गुणगान करता है और कहता है कि भारतीय मॉडल ब्रिटिश मॉडल से अलग जरूर है, परंतु उसे इंफीरियर नहीं है, उसे निकृष्ट नहीं है। और उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी आए, उन्होंने भारत के अतीत और संस्कृति की खुलकर प्रशंसा की है, उसका खुलकर अन्वेषण किया है। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्रिटिश अगर भारत में मुस्कुराए भी तो मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई औपनिवेशिक उद्देश्य था। तो फिर ऐसा क्या है कि ब्रिटिश हमारे अतीत और संस्कृति की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? उसके पीछे भी उनका अभिप्रेत है, क्योंकि उन्हें भारत में सुधार नहीं लाना, और सुधार नहीं लाना तो वह भारत के अतीत की प्रशंसा करके वो भारत के ही मॉडल को जस्टिफाई कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि वो कहीं ना कहीं भारतीय वस्तुओं को पश्चिम में सेल करना चाहते हैं। तो भारत की प्राच्यवादी विचारधारा के महत्व को उद्घाटित कर कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में पाश्चात्य चिंतकों के आकर्षण को ही बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ भी उनका एक औपनिवेशिक हित है। और दूसरी बात कि उन्होंने यह भी जताने की कोशिश की कि भारत का अतीत चाहे जितना भी गौरवपूर्ण रहा हो, परंतु उसका वर्तमान पतनशील है, और अगर भारत अपने पुराने गौरव पर लौट सकता है तो ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनकी सारी नीतियां अब हम स्मूथली अपने बुक्स में पलासी और बक्सर के वॉर के बाद या हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी के बाद हम आ गए 1813 तक, मतलब 1813 तक जाकर हम रुक जाएंगे। और यहाँ हम देखेंगे कैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक हित है, उसी के अनुकूल कैसे राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति, ये सब में बदलाव हुआ। हमने एक बुक के एक पार्ट को कवर किया, लेकिन हमने अलग अलग चैप्टर्स को बांट कर नहीं देखा। हमने उनके साथ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप किया। एक बार हम चैप्टर टू चैप्टर पढ़ लें, चाहे जितना भी मोनोटोनस लगे, लेकिन सेकेंड टाइम हम इसी फॉर्मूला को अपनाएं, हम कभी इसे नहीं भूल सकते। सबसे दिलचस्प है कि आप क्वेश्चन को, जब आप क्वेश्चन का आंसर करते हो तो आपको बुक से ऊपर उठना पड़ता है, लेकिन बुक से आप तभी ऊपर उठोगे जब आप इस फार्मूले को आजमाओगे। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ
अब आपके सामने वो अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन जगन्नाथ सरकार ने ऐसे क्लेम किया कि 23 जून 1757 को, जो कि उस तिथि को पलासी का युद्ध हुआ था, कि 23 जून 1757 को मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। अब अगर आपको सर जगन्नाथ सरकार के इस क्लेम को काउंटर करना है, वो कहते हैं कि 40 वर्षों के अंदर भारत से धर्मतंत्र का शासन का अंत हो गया और भारत आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ गया। अब हम इससे एग्री नहीं कर रहे हैं, इसका कारण मैं 18वीं सेंचुरी में आपको बता चुका हूं। लेकिन अब अगर हमें डिसएग्री करना है तो हमारे पास तो वैसे पॉइंट्स चाहिए, वैसे मुद्दे चाहिए। तो बिल्कुल आप यहां से पॉइंट निकाल सकते हो कि पूरी 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ने भारत में सुधार और परिवर्तन लाए क्या। प्रशासनिक नीति में उन्होंने पुराने मुगल ढांचे को बनाए रखा, समाज सुधार में उन्होंने कोई गहरी रुचि नहीं ली, बल्कि उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी प्राच्यवाद से जुड़ा रहा और वो कहीं ना कहीं भारत के अतीत और संस्कृति की प्रशंसा करते रहे। तो ब्रिटिश ने जो मॉडर्नाइजेशन का क्लेम 18वीं सेंचुरी में तो कम से कम ना करें, हाँ 19वीं सेंचुरी में अगर वो क्लेम करते हैं तो उस क्लेम की भी अपनी सीमा होगी, जो हम उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में आपके साथ चर्चा करेंगे, जो 1813 के बाद शुरू होगा। और उस चरण में किस तरह से फिर एक बार ब्रिटिश औपनिवेशिक हित भारत के संदर्भ में बदलेगा, उस अनुसार भारत में उनकी आर्थिक नीतियां बदलेगी और उसी के अनुकूल उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां बदल जाएगी। हम फिर एक बार आएंगे और वह सेकेंड पार्ट आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन।